हे गाइस, आज के समय में कोरोना वायरस बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है। ये बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन से फैल रही है। अगर हम कुछ डब्ल्यूएचओ की जो रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसमिशन की बात करें तो उसमें कुछ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आते हैं, एयरब्रोन इन्फेक्शन आते हैं, फॉमिट इन्फेक्शन आते हैं और कुछ साइंटिस्ट की बात करें तो इसके साथ साथ साइंटिस्ट का कहना है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन भी हो रहा है। सो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशीष रंजन आप सभी को मेरे चैनल करेंट फॉर करेंट में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे स्टडी फाइंड द एविडेंस ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस अक्रॉस द प्लेसेंटा। क्या होती है वर्टिकल ट्रांसमिशन, किस तरह से ये प्लेसेंटा से फैल रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट है। सो आगे देखते हैं हम इस वीडियो को। सो व्हाट इज वर्टिकल ट्रांसमिशन। इसको जानने से पहले हमें जानना होगा कि पैथोजन क्या होता है। मैंने पहले भी वीडियो में बताई है पैथोजन क्या होता है, फिर भी आज शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पैथोजन। यह ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, कोई भी ऐसी ऑर्गेनिज्म जो आपको डिजीज कॉज करे उसे हम लोग पैथोजन कहते हैं। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या है? ऐसा पैथोजन जो मदर को यूज करे चाइल्ड को इन्फेक्ट करने में। कौन से मदर को? जो प्रेग्नेंट मदर हो, अपने चाइल्ड को इन्फेक्ट कर दे, उस पैथोजन को या उस मोड ऑफ ट्रांसमिशन को हम लोग वर्टिकल ट्रांसमिशन कहेंगे। और जहाँ तक हम ये कोरोना वायरस की बात करें, अगर शुरुआत से देखें तो पहले माना जा रहा था ये सिर्फ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और कंटामिनेटेड सरफेस से जो इन्फेक्शन हो रही है, जिसको हम लोग फॉमिट भी कहते हैं, उससे हो रही है। बट रिसेंटली कुछ साइंटिस्ट ने डब्ल्यूएचओ को एक्नॉलेज किया था कि आप एयरब्रोन के बारे में भी देखें तो डब्ल्यूएचओ ने एडमिट किया था कि हाँ, इन्फेक्शन भी एयरब्रोन एरिसोल के द्वारा हो रहा है। आखिर ये एरिसोल क्या होता है? एरोसोल को अगर हम समझे तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा पैकेट, जैसे आपके शरीर में जो ड्रॉपलेट बना हुआ होता है, वो हाई प्रेशर में लिक्विड को क्या कंटेन करके रखता है। तो जब आप स्नीज करते हैं तो वो ड्रॉपलेट बाहर आता है और वो जब रप्चर करता है, फट जाता है वो ड्रॉपलेट, तो जो लिक्विड उसके अंदर जो भरा हुआ होता है वो स्प्रे की तरह फैलता है। तो स्प्रे की तरह अगर फैल रहा है तो उसकी वेट डेफिनेटली उस ड्रॉपलेट से हल्का होगा, जिस कारण से क्या होता है कि वो एयर में कुछ ज़्यादा देर तक सस्टेन करता है और उससे क्या एयर ब्रोन डिजीज हो रहा है। मतलब कि एयर में अगर रह रहा है तो कोई आदमी एयर टू कॉन्टैक्ट आएगा ही और उसे भी ये कोरोना वायरस हो रहा है। तो यही काम है एरिसोल का, कि जो हाई प्रेशर पर लिक्विड को रखा गया है, ये मे भी कोरोना वायरस उसमें कंटेन हो, तो इस कारण से क्या है, वो ह्यूमन को अदर भी इन्फेक्ट कर रहा है और जैसे ही ब्रस्ट करता है तो लिक्विड स्प्रे के फॉर्म में बाहर आ जाती है। अब क्या स्टडी फाइंड कर रही है कि कुछ वर्टिकल ट्रांसमिशन का भी केस आया है, जिसमें क्या है, मदर से फिटस को कोरोना वायरस इन्फेक्ट हो रहा है। शायद ये वूम के थ्रू हो रहा है, इसकी अभी तक कंफर्मेशन तो नहीं है, बट अभी स्टडी ये बता रही है। अगर हम स्टडी की बात करें तो वो अभी तक कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं दिए हैं कि ये स्प्रेड ट्रांसप्लासेंटल की तरह हो रही है या ट्रांस सर्वाइकल के थ्रू हो रही है। इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। अगर हम लोग ट्रांस प्लासेंटल की बात करें तो इसका मतलब ये है जो प्रेग्नेंट मदर होती है वो अपने जो बच्चे हैं, जो वूम में जो बच्चे अभी डेवलप हो रहे हैं, उनको फूड किस तरह से देती हैं। वो थ्रू प्लेसेंटा देती है, वहाँ से ऑक्सीजन का एक्सचेंज, CO2 का एक्सचेंज, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है। चाहे उस तरह से हो रही है या ट्रांस सर्वाइकल की जो एक प्रोसीजर, जैसे अगर किसी मदर को टेस्ट ट्यूब बेबी चाहिए तो क्या उस प्रोसीजर के द्वारा कोरोना वायरस फैल रही है, इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। बट कुछ सैंपल कलेक्ट किया गया एमनियोटिक फ्लूइड का, कुछ ब्लड सैंपल मदर का, न्यू बॉर्न बेबी का भी कुछ ब्लड सैंपल कलेक्ट किया गया और इसके बारे में स्टडी किया गया। और उसके साथ साथ कुछ प्लेसेंटा को और कुछ नेजोफेरेंजियल स्वैब, जो कि आजकल आप कोरोना वायरस में देख रहे हो कि मुंह में डालकर या नाक में डालकर कुछ स्वैब निकाला जाता है, जिससे RT-PCR, एलिजा, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे वगैरह टेस्ट किया जा रहा है। तो उस सैंपल को भी कलेक्टेड किया गया है और आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ये बेबी वूम में कैसे कंटेन है। आखिर ये वायरस फीटस के पास पहुंचा कैसे? तब कि फीटस बिल्कुल वेल प्रोटेक्टेड था प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा का फंक्शन होता है कि कभी भी मैटरनल ब्लड फीटल ब्लड को मिक्स नहीं होने देना है। फिर प्लेसेंटा का काम है O2 सप्लाई करना, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई करना फिटस को, न्यूट्रिएंट सप्लाई करना फिटस को, और फिटस के द्वारा CO2 जो बनाया गया या रिलीज किया गया उसको बाहर लेके जाना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो फिटस प्रोड्यूस करते हैं उसको बाहर लेके जाना। बट कहीं भी ये ऑर्डर नहीं है कि आप मैटरनल ब्लड को फिटल ब्लड से मिक्स होने देता है प्लेसेंटा। आगे अगर हम लोग बात करें कि आखिर ये केस कभी नहीं होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। जब सेकेंड टाइम ऑफ डिलीवरी होती है किसी भी मदर की, उस समय RH पॉजिटिव RH निगेटिव की एक फैक्टर आती है, जिस समय ब्लड का मिक्सिंग होता है। बट अभी हम लोग उस हाई लेवल पे नहीं जाएंगे, जो रिसर्च में बात हुई है उसे देखते हैं। जो एक पब्लिशर है नेचर
कम्युनिकेशन, उसमें एक पेरिस स्केली यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पब्लिश हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है वायरस में भी पहले अकर किया होगा मदर ब्लड में, और उसके बाद वो प्लेसेंटा को इन्फेक्ट कर दिया और इन्फ्लामेशन कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ब्लड का इंटरचेंज जो फर्स्ट डिलीवरी में नहीं होता है, फिर भी क्या है कि वायरस चला जा रहा है फिटस में। तो इसका मतलब है कि वायरस कैन क्रॉस थ्रू द प्लेसेंटा विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्लड। और जो ये एविडेंस है ये लिया गया है एक मदर से जो 23rd ईयर की थी और 35th वीक ऑफ गेस्टेशन में थी, मतलब कि जो जो फेज होती है 9 मंथ की, जिसे हम लोग कैजुअली कहते हैं, जो गेस्टेशन पीरियड होती है, जो डेवलपमेंट टाइम होता है 36 वीक का, उसमें 35वें वीक पे ये टेस्ट किया गया, जिसमें RT-PCR का डिटेक्शन से ये पता चला कि ई और एस जीन मदर के ब्लड में प्रेजेंट है। और नेजोफेरिंग से जो स्वैब लिया गया, वेजाइनल स्वैब लिया गया, वो सारे जगह में ई और एस जीन प्रेजेंट था। इसका मतलब कि वायरस मदर को इन्फेक्ट कर चुका था। तो अब बच्चे की बारी थी फिटस के बारे में चेक करने के लिए। इस चीज़ को चेक करने के लिए रिसर्चर ने पहले एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट कर लिया। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, जहाँ पर वुम में जो चाइल्ड प्रेजेंट होती है उसके चारों तरफ एक लिक्विड का कवरिंग होता है, वो बेबी को कुशन प्रोवाइड करती है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को वहाँ पर रखने का जगह देती है। वो एक फ्लूइड होता है, तो उसी को पहले उन्होंने कलेक्ट किया कि जब डिलीवरी होती है तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, रप्चर कर जाता है और लिक्विड निकल जाता है बिल्कुल। तो उससे पहले, उस रप्चर से पहले साइंटिस्ट ने या रिसर्चर्स ने उस फ्लूइड को निकाला और चेक किया कि क्या उन्हें कोरोना वायरस है या नहीं है। तो एमनियोटिक फ्लूइड में पाया गया कि हाँ, एमनियोटिक फ्लूइड में कोरोना वायरस ई और एस जीन प्रेजेंट है। उसके बाद जो बेबी है उनको सी सेक्शन के द्वारा, मतलब सिजेरियन सेक्शन के द्वारा बेबी को पैचुरेशन किया गया, जिससे क्या है कि इन्फेक्शन ना हो ये देखते हुए, इसलिए सिजेरियन सेक्शन का यूज किया गया। क्योंकि ये सेम केस HIV के समय जो माँ इन्फेक्टेड होती है HIV से, उस समय बच्चे को भी सिजेरियन सेक्शन के द्वारा ही डिलीवरी किया जाता है, क्योंकि कोई भी हम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन का रिस्क नहीं ले सकते हैं। फिर जब बच्चे को सिजेरियन सेक्शन से निकाला गया, उसके बाद जब सैंपल लिया गया तो भी बेबी के पास क्या है, कोरोना वायरस का जीन प्रेजेंट मिला। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन है वो भी हो रहा है। अगर इस रिसर्च के बारे में WHO अगर कुछ अपनी जानकारी देती है तो मैं वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा इसके आगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।